हेलो स्टूडेंट्स, आज हम LTI सिस्टम के क्लासिफिकेशन में स्टडी करेंगे स्टेबल एंड अनस्टेबल LTI सिस्टम। तो बेसिकली स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम हमने नॉर्मल जब सिस्टम का क्लासिफिकेशन पढ़ा था तब भी हमने स्टडी किया था। वहां पर हमने डेफिनेशन देखी थी BIBO स्टेबिलिटी की। तो BIBO स्टेबिलिटी आपकी क्या होती थी? ये होती थी आपकी बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी। तो इसी कंसेप्ट का यूज करके यहां पर मैं आपको LTI सिस्टम के बारे में समझाने वाला हूं कि LTI सिस्टम कब आपके स्टेबल होते हैं और कब आपके अनस्टेबल होते हैं। तो ध्यान से देखिए, जो BIBO स्टेबिलिटी हमने स्टडी किया था उसको आप एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको यह समझाया था कि किसी भी सिस्टम के लिए अगर आपका इनपुट बाउंडेड है, ठीक है, जो हम मान के चलेंगे कि बाउंडेड है, तो आउटपुट भी आपका बाउंडेड होना चाहिए। पॉइंट क्लियर है? तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि जो इनपुट आपका बाउंडेड है वो आप कैसे शो करेंगे? मॉड ऑफ xt शुड बी लेस देन इक्वल टू a वेयर a इज एनी कांस्टेंट, ठीक है, एनी फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हैं a आपकी क्या है? फाइनाइट। तो यहां पर मॉड ऑफ xt शुड बी लेस देन इक्वल टू a। क्लियर है पॉइंट? तो a आपका यहां पर कोई फाइनाइट वैल्यू है, तब उस केस में मॉड ऑफ yt जो है वो होना चाहिए लेस देन इक्वल टू b, जहां b भी आपकी कोई फाइनाइट वैल्यू ही है। तो यहां पर बोलने का मतलब क्या होता है कि जो xt है, मॉड ऑफ xt मतलब xt का एम्पलीट्यूड, तो xt का एम्पलीट्यूड किसी भी टाइम पे, तो यहां पर अब आपको क्या अंडरस्टैंड करना होगा कि जो मॉड ऑफ xt है वो लेस देन इक्वल टू a, जहां a कोई फाइनाइट वैल्यू है, तो मॉड ऑफ xt की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? a होनी चाहिए। अगर ऐसा मान के चलें तो मॉड ऑफ yt की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? b हो सकती है। इसका मतलब क्या है? यह मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है। यहां पर बोलने का मतलब यह है कि मॉड ऑफ xt मींस क्या होता है? एम्पलीट्यूड ऑफ xt। तो जो xt का एम्पलीट्यूड है ना, वो किसी भी टाइम पर इंफिनिटी नहीं होना चाहिए, हर एक टाइम पर कोई फाइनाइट वैल्यू ही होनी चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम उसकी वैल्यू कितनी हो जाए? a हो जाए, जहां पर a कोई फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, मतलब उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो भी फाइनाइट वैल्यू ही होगी। कभी भी किसी भी टाइम पर xt का एम्पलीट्यूड इंफिनिटी नहीं होगा। सेम अगर yt की बात करें तो yt की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? कोई फाइनाइट वैल्यू जो कि b होगी। किसी भी टाइम पर उसका एम्पलीट्यूड इंफिनिटी नहीं होगा। तो आप क्या मान के चलते हैं कि मॉड ऑफ xt ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करता है, ऐसा आप मान के चलोगे, तो मॉड ऑफ yt भी अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो सिस्टम क्या होता है? आपका स्टेबल होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा था BIBO स्टेबिलिटी में। अब आप यहां पर अगर समझेंगे तो yt का फॉर्मूला क्या होता है आपका फॉर LTI सिस्टम? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी h ऑफ टाउ x ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ। ये आपका yt का फॉर्मूला होता है LTI सिस्टम के लिए। ठीक है, आप चाहें तो h ऑफ t माइनस टाउ x टाउ भी लिख सकते हैं, दोनों में आंसर सेम आएगा। तो आप देखिए, अगर यहां पर मैं लिख रहा हूं कि मॉड ऑफ yt को लेस देन इक्वल टू b मींस फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए फॉर ऑल t। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो yt आपने लिखा है, इसमें अब अगर आप मॉड ऑफ yt लिखें तो मॉड ऑफ yt दैट मींस माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी h टाउ x ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ का जो मॉड हो वो लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका? या बेसिकली सिर्फ लेस देन क्या होना चाहिए? इंफिनिटी होना चाहिए। इक्वल टू आप नहीं लिख सकते ना, क्योंकि इंफिनिटी नहीं हो सकता किसी भी पॉइंट पर। तो ये क्या होगा? लेस देन इंफिनिटी। अच्छे से क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये आपकी कंडीशन जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप बोलेंगे कि यहां पर आपका सिस्टम स्टेबल है। तो हम तो मान के ही चल रहे हैं ना कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि हमें यहां पर स्टेबल सिस्टम की कंडीशन अचीव करनी है फॉर LTI सिस्टम। तो हम ये मान के चलेंगे कि ये वैल्यू लेस देन इंफिनिटी आएगी। तो अब हम क्या करेंगे? उसके लिए ht की कंडीशन यहां पर कैलकुलेट करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, यहां पर मॉड है आपका इस इंटीग्रेशन का। तो देखिए, एक इनइक्वालिटी होती है स्क्वायर्स इनइक्वालिटी, उसके अकॉर्डिंग आप क्या लिख सकते हैं? मैं यहां पर आपके लिए इनइक्वालिटी लिख देता हूं। आप देखिए, अगर आपका मॉड ऑफ x1t बेसिकली इंटीग्रेशन होगा एंड x2t dt, इस तरह की कोई सिचुएशन हो जैसा यहां पर आपको दिखाई दे रहा है,
तो उसको आप लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन मॉड ऑफ x1t इंटू मॉड ऑफ x2t dt। ये होती है आपकी स्क्वैट्स इनइक्वालिटी। तो यहां पर अब आपको समझना होगा कि इस इनइक्वालिटी को आप यहां पर किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन इंफिनिटी है, क्लियर है। और सेम आप समझिए, ये जो मॉड है, ये कंप्लीट मॉड है, इसमें ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, इसको लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ x1t इंटू मॉड ऑफ x2t। ठीक है, तो यहां पर अब आप इस तरीके की सिचुएशन अगर लिखने के लिए जाते हैं तो देखिए यहां पर मॉड ऑफ x1t मतलब कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ h टाउ, फिर मॉड ऑफ x ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ, लिमिट माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, लेस देन इंफिनिटी आ जाएगी। पॉइंट क्लियर है। पर ध्यान रखिएगा, ये जो है लेस देन इक्वल टू दिस है ना, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पर अब आप समझेंगे, मैंने ये वाला पोर्शन अभी आपको शो किया है, ठीक है, दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस लेस देन इंफिनिटी। अब यहां पर आप देखिए, तो अब आप देखिए जो मॉड ऑफ x ऑफ t माइनस टाउ है, इस इनइक्वालिटी को ध्यान में रखते हुए सोचना है कि यहां पर जो मॉड ऑफ x t माइनस टाउ है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो अगर अब आप समझेंगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर आपको लिखाया है कि मॉड ऑफ x t शुड बी लेस देन इक्वल टू a, मतलब a उसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। जो a है वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। तो आपको भी पता है कि t माइनस टाउ मतलब कोई शिफ्टिंग करने से एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, शिफ्टिंग टाइम में होती है, ठीक है ना। तो वहां पर जो मैक्सिमम वैल्यू पहले a थी वो अभी भी क्या रहेगी, a ही रहेगी। आप xt को कितना भी शिफ्ट कर लीजिए, उसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रहा होगा वो तो वही रहेगा, क्योंकि हमने ये तो नहीं बोला कि इस टाइम पर मैक्सिमम आना चाहिए, वो किसी भी टाइम पर आ रहा हो। क्लियर है पॉइंट। तो यहां पर मॉड ऑफ x t माइनस टाउ को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, उसकी मैक्सिमम वैल्यू a से, ठीक है। इस इनइक्वालिटी को ध्यान में रखिए। तो यहां पर अब क्या हो जाएगा आपका, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी मॉड ऑफ h टाउ इंटू a डी टाउ लेस देन इंफिनिटी। अब देखिए, आपको पता है a कांस्टेंट है, अगर आप दोनों साइड a से डिवाइड करते हैं, आप समझिए ध्यान से, अगर आप दोनों साइड यहां पर a से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/a, ये हो जाएगा इंफिनिटी अपॉन a। तो a और 1/a कैंसिल, इंफिनिटी अपॉन a कितना होगा, इंफिनिटी ही होगा, ठीक है। मतलब सिंपली आप a को उस तरफ ले जाइए, आंसर आपका इंफिनिटी का इंफिनिटी रहेगा राइट हैंड साइड में। अब आप ध्यान से सुनिए, कंडीशन क्या निकल कर आई आपकी, माइनस इंफिनाइट से प्लस इंफिनाइट मॉड ऑफ h टाउ डी टाउ लेस देन इंफिनिटी। अब आपको पता है वेरिएबल को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लिमिट सेम होनी चाहिए, फंक्शन सेम होना चाहिए। तो आप देखिए यहां पे क्या लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी मॉड ऑफ एच टी डी टी शुड बी लेस देन इंफिनिटी। ये आपका यहां पर आंसर निकलकर आ जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए इसका मीनिंग क्या है, अगर मैं इसको थ्योरिकली पढ़ूं एक बार तो आप समझिए, मॉड ऑफ एच टी, मॉड ऑफ एच टी का मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ एच टी, उसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं टी के रेस्पेक्ट में। आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम जो कर रहे थे, ये जो पोर्शन है आपका, ये जो आप ये ले रहे थे, आप वहां पर इंटीग्रेशन का मॉड ले रहे थे, ठीक है। इसकी थ्योरिकल मीनिंग अलग है। यहां पर आप टोटल इंटीग्रेशन का मतलब पहले आपने एडिशन कर लिया, उसके बाद आप मॉड ले रहे हो। यहां पर आप क्या कर रहे हो, यहां पर आप पहले एम्पलीट्यूड ले रहे हो, हर एक पॉइंट पे एम्पलीट्यूड ले रहे हो टी की हर एक वैल्यू पर, और सबको क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। तो ये टोटल वैल्यू जो है, मतलब टोटल एम्पलीट्यूड है, वो क्या होना चाहिए, लेस देन इंफिनिटी होना चाहिए। यहां पर आप समझो, यहां पर आप बात कर रहे थे कि मॉड ऑफ एक्स टी अगर लेस देन इक्वल टू ए है, जहां ए एक फाइनाइट वैल्यू है फॉर ऑल टी, सेम वाई टी भी अगर वैसा ही अचीव हो जाता है कि मॉड ऑफ वाई टी लेस देन इक्वल टू बी हो, ठीक है, जहां बी एक फाइनाइट वैल्यू है फॉर ऑल टी, तो आप बोलते थे सिस्टम स्टेबल है। एलटीआई सिस्टम के लिए कंडीशन क्या निकल कर आएगी,
अगर माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी मॉड ऑफ एच टी डी टी लेस देन इनफिनिटी है तो आप बोलोगे आपका एलटीआई सिस्टम क्या है, स्टेबल है। पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से। तो यहां पर सेम कंडीशन आप लिखते हो डिस्क्रीट टाइम के लिए, समेशन एन इक्वल टू माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी मॉड ऑफ एच एन लेस देन इनफिनिटी। क्लियर। सो यहां पर इसको थ्योरिकली क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि अगर आपका एच टी जो है वो अब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, ठीक है, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो अगर आपका एच टी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है तो आप बोलोगे कि एलटीआई सिस्टम स्टेबल है। अगर एच एन आपका एब्सोल्युटली समेबल है, जैसा ये इंटीग्रेबल होता है वैसे ये समेबल होता है, तो अगर आपका एच एन एब्सोल्युटली समेबल है तो आप बोलोगे एलटीआई सिस्टम आपका क्या है, स्टेबल है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एक बात और मैं डिस्कस करना चाहूंगा, देखो जब मैंने आपको पढ़ाया है बहुत बार तो मैंने हमेशा आपको यह बोला है कि आप नॉर्मली t टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी और t टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पर भी चेक कर लो ना, तो 99% चांसेस हैं कि आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में हर एक टाइम पर आपको चेक करना होता है, किसी भी टाइम पर इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए आंसर। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना होता है। क्लियर। और यहां पर अगर हम एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल की बात करें स्पेसिफिकली, तो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल के लिए मैंने आपको क्या बताया है कि t टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी दोनों में आप चेक करो, दोनों में अगर जीरो है तभी आप बोलोगे एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, अदरवाइज नहीं है। तो वो सारी डेफिनेशन ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप शॉर्ट में याद रखना चाहें तो एच टी को एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए और एच एन को क्या होना चाहिए, एब्सोल्युटली समेबल होना चाहिए। क्लियर। सो ये आपका स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम फिनिश होता है। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।